कश्मीर, जिसे हेवन ऑन द अर्थ भी कहा जाता है, वह अपने पहाड़ों, नदियों, लैंडस्केप, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। पर इस स्वर्ग में रहने वाले लोग आतंकवाद का दंश पिछले कई सालों से झेल रहे हैं। आज यहाँ रहने वाली एक माँ को नहीं पता कि उसके बच्चे का फ्यूचर कितना सुरक्षित है। एक बाप को नहीं पता कि कब अलगाववादियों द्वारा उसके बच्चे को एक आतंकवादी बना दिया जाए। यहाँ आए दिन हमारे जवानों की शहीदी की खबर अखबारों की सुर्खियां बनती रहती हैं, और यह सब मात्र एक वजह से हो रहा है, पाकिस्तान। आज कश्मीर का तकरीबन 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास में है, और पाकिस्तान लगातार यह कोशिश करता रहता है कि बचा हुआ कश्मीर भी उसके पास चला जाए, और इसी के लिए यह सारे षड्यंत्र रचे जाते हैं। क्या रहा है कश्मीर का इतिहास? क्या भारत अपने कश्मीर के खोए हुए हिस्से को वापस ले सकता है? क्या यहाँ फिर से सुख शांति स्थापित की जा सकती है, और अगर हाँ तो कैसे? आज इस वीडियो में हम लोग यही सब जानने का प्रयास करेंगे। India has said it will ensure the complete diplomatic isolation of Pakistan following the attack, the deadliest to hit disputed territory. हमने 15 साल की दहशतगर्दी की जंग, जिसमें 70,000 पाकिस्तानी मारे गए हैं, एक दहशतगर्दी नीचे जा रही है, अमन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव रहो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है, ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मारेंगे। इतिहास में पीछे जाएं तो सन 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के समय ही इस पूरे इशू की शुरुआत होती है। अंग्रेजों के द्वारा पार्टीशन के समय अपनी पैरामाउंट पॉलिसी को वापस ले लिया जाता है, और जितने भी ऐसे प्रांत थे जिन पे राजाओं का शासन था या प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको 3 अलग अलग ऑप्शंस दिए जाते हैं। या तो वह भारत में मिल सकते हैं, या तो वह पाकिस्तान में मिल सकते हैं, और चाहें तो वह स्वतंत्र भी रह सकते हैं। उस समय जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह और वहां की जनता के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। जनता भारत में मिलना चाहती थी, बट महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट रखना चाहते थे। उस समय महाराजा हरि सिंह के द्वारा लगाए हुए टैक्सों के खिलाफ काफी रिवॉल्ट भी चल रहे थे, जो कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सप्रेस किए जा रहे थे, और जिस वजह से लोगों में गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। और यही वजह थी जिस वजह से आज के पंजाब पाकिस्तान के रावलपिंडी डिवीजन के पास पूंछ में अपराइजिंग शुरू हो गई थी। इन रिवोल्ट ग्रुप्स ने 3 अक्टूबर 1947 को प्रोविजन को कैप्चर कर लिया और रावलपिंडी पर पूरी तरीके से प्रोविजनल गवर्नमेंट को स्थापित कर दिया। इसके बाद 21 अक्टूबर को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस के द्वारा भी पख्तून ट्राइब, जिनको पाकिस्तान का सपोर्ट था, वह जम्मू कश्मीर में एनेक्स कर देती हैं, और जम्मू कश्मीर में घुसकर जम्मू के गिलगिट बाल्टिस्तान वाले एरिया को घेर लेती हैं, और यह आगे बढ़ते हुए बारामूला तक चली आती हैं, जो कि तात्कालिक श्रीनगर से मात्र 32 किलोमीटर दूर है। इन्हीं सब के चलते 24 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह भारत के होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल से मिलिट्री की मांग करते हैं, पर पटेल इस मांग को पूरी तरीके से नकार देते हैं, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि जब तक जम्मू कश्मीर भारत में विलय नहीं करता, तब तक जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य है और हम उसको सपोर्ट नहीं दे सकते। इसके बाद 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ओकेजन साइन किया, जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कर दिया गया, और इसमें जम्मू कश्मीर का डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन, ये 3 क्षेत्र भारतीय सरकार को दे दिए गए। और जिस दिन यह पैक्ट होता है, उसी दिन भारत की जो फोर्सेस हैं उनको श्रीनगर भेज दिया जाता है, और इंडिया पाकिस्तान जंग शुरू हो जाती है, और भारत पाकिस्तान को सक्सेसफुली हराकर बैकफुट पे ला देता है। उस समय के हमारे तात्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1 जनवरी 1948 को जम्मू कश्मीर के इशू को इंडिया से बहुत दूर यूएन में उठाते हैं, और अप्रैल 1948 को यूएन के द्वारा एक रिजोल्यूशन पारित किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान अपने ट्रूप्स को पूरे जम्मू कश्मीर से विड्रॉ कर लेगा, भारत मिनिमम ट्रूप्स के साथ में जम्मू कश्मीर में बना रह सकता है,
और जम्मू कश्मीर में एक वोटिंग कराई जाएगी जिसके द्वारा यह तय किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर को भारत में मिलना है कि पाकिस्तान में। और पाकिस्तान ने यूएन की बात ना मानते हुए अपने ट्रूप्स को कभी विड्रॉ नहीं किया और ना ही यह जनमत संग्रह कभी हो पाया। इसके बाद 1949 में भारत और पाकिस्तान कराची एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसके द्वारा तात्कालिक पोजीशन होल्ड करते हुए सीज फायर को लागू कर दिया जाता है। इसके कुछ सालों बाद 1963 में पाक और चाइना के बीच में एक सिनो पाक एग्रीमेंट होता है जिसके तहत पाकिस्तान तकरीबन 5000 स्क्वायर किलोमीटर का ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट, जिसको शाशगम वैली भी बोला जाता है, वह चाइना को गिफ्ट कर देता है। और शाशगम ट्रैक्ट जो कभी कश्मीर का पार्ट हुआ करता था वह चाइना के शिनजियांग प्रांत का ऑटोनोमस पार्ट बन जाता है। इसके बाद 1972 में हम लोगों ने शिमला एग्रीमेंट के द्वारा सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल LOC डेजिग्नेट कर दिया और दोनों देशों के बीच में फैसला हुआ कि इस पूरे मुद्दे को बायलैटरल तरीके से सुलझाया जाएगा। बट इसके बाद जिस प्रकार से पाकिस्तान पीछे से लगातार इंडिया पे आतंकवादी हमले करवाता रहा, उस वजह से 22 फरवरी 1994 को इंडियन पार्लियामेंट ने भी स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर हैज बीन इज एंड शेल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया नामक रिजोल्यूशन को पारित कर दिया। और भारत के द्वारा पाकिस्तान से कहा गया कि जितनी भी जम्मू कश्मीर की टेरिटरी इलीगली ऑक्यूपाइड की गई है उसको पाकिस्तान तत्काल ही छोड़ दे। और इन्हीं स्टैंड्स को आगे बढ़ाते हुए 26 सितंबर 2020 को भारत ने अपने ज्यूरिडिक्शन क्षेत्र को भी जम्मू कश्मीर तक एक्सटेंड कर दिया और जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया। और इन्हीं सब के चलते पाकिस्तान ने भी गिलगिट बाल्टिस्तान को अपना 5th प्रोविजनल प्रोविंस घोषित कर दिया है। बट पाकिस्तान के द्वारा यह करना हमारे कराची और शिमला दोनों एग्रीमेंट को वायलेट करता है। अगर थोड़ा जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो जम्मू कश्मीर पूरा 2.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है जिसमें 31% हिस्सा POK के रूप में पाकिस्तान के पास में है, 10% हिस्सा अक्साई चीन के रूप में चाइना के पास में है और 60% हिस्सा आज भी भारत के पास में है। अगर POK की बात करें तो पाकिस्तान के द्वारा POK को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर जिसको वो लोग सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर भी कहते हैं और दूसरा गिलगिट बाल्टिस्तान। यह दोनों ही क्षेत्र जम्मू कश्मीर के इंटीग्रल पार्ट ही हैं। अगर हम लोग गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें तो इसके साउथ में आज़ाद कश्मीर है और UT जम्मू कश्मीर से भी यह साउथ से मिलता है। इसके वेस्ट में पाकिस्तान का खैबर पख्तूनवा है और नॉर्थ में अफगानिस्तान का मखान कॉरिडोर है जो कि सेंट्रल एशिया का द्वार भी माना जाता है। इसके नॉर्थ ईस्ट में चाइना का शिनजियांग प्रांत है और ईस्ट में यह लद्दाख के साथ में बॉर्डर बनाता है। यहीं अगर आज़ाद कश्मीर की बात करें तो इसके वेस्ट में खैबर पख्तूनवा दर्रा है, साउथ में पाकिस्तान प्रोविंस पंजाब है और ईस्ट में LOC व जम्मू कश्मीर है। और अगर हम उन डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें जो POK को जम्मू कश्मीर से अलग करती हैं तो उनमें जम्मू, राजौरी, पूंछ, बारामूला, कुपवारा, बंडीपुरा, कारगिल और लेह आती हैं। यह सब मिलके जम्मू कश्मीर और POK के बीच में LOC बनाती हैं। अगर आज़ाद कश्मीर की बात करें तो यह 10 अलग अलग जिलों में डिवाइडेड है जिसका कैपिटल मुजफ्फराबाद है जो कि झेलम नदी की एक ट्रिब्यूटरी नीलम रिवर के तट पर स्थित है। वहीं गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि आज़ाद कश्मीर से तकरीबन 5 गुना बड़ा है, इसको 3 अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में डिवाइड किया गया है और इसको 10 डिस्ट्रिक्ट्स में भी डिवाइड किया हुआ है। और यहाँ आर्कटिक से बाहर दुनिया के 3 सबसे बड़े ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। बात करें कि POK की जरूरत भारत को क्यों है तो इसका स्ट्रेटेजिक महत्व बहुत ज्यादा है क्योंकि यह इंडिया के अलावा 3 और देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के साथ में बॉर्डर बनाता है। साथ ही साथ यहाँ पे फ्रेश वाटर रिसोर्सेस और नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही प्रचुर मात्रा में है और नदियों की वजह से यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। अगर हम लोग मुजफ्फराबाद या मीरपुर जैसी जगहों की बात करें तो यहाँ पे गोल्ड, कोल, ग्रेफाइट, बॉक्साइट जैसे संसाधन बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो चाइना का CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो कि तकरीबन $50 बिलियन का एक प्रोजेक्ट है, वह POK से होते हुए जाता है।
और यह प्रोजेक्ट इंडिया की सोवरेनिटी के लिए भी थ्रेट है। साथ ही साथ पीओके भारत के लिए गेटवे टू सेंट्रल एशिया भी है, जो कि भारत के एशियन नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का लिंक भी बन सकता है। पर क्या ऐसी वजह है जो एफर्ट के बाद भी भारत पीओके को नहीं ले पा रहा? तो इसमें पहली बड़ी वजह माउंटेन्स है, क्योंकि माउंटेन्स भारतीयों के लिए पीओके को एनेक्स करना और उसको एक्सेस करना और भी मुश्किल कर देती हैं, जबकि पाकिस्तानी टेरिटरीज लेस एलिवेशन पे हैं और वह इसका फायदा उठाती हैं। दूसरा, आज़ादी के समय से ही इंडिया की नो फर्स्ट अटैक पॉलिसी रही है। हाँ, अगर पाकिस्तान वॉर फ्रंट खोलता है तो इंडिया के लिए पीओके लेने का अच्छा मौका बन सकता है। इसी के साथ साथ पीओके में एक्सट्रीमिस्ट, जिहादी और एंटी इंडियन व प्रो पाकिस्तानी सेंटिमेंट्स भी रहते हैं, जो कि पीओके में इंडिया को लेके प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं। और साथ ही साथ पीओके में बसने वाली पॉपुलेशन भी अपने आप को कश्मीरियों से रिलेट नहीं कर पाती, और इनका सपोर्ट इस्टेब्लिश करना भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का भी सीपैक एक भाग है, तो अगर भारत पाकिस्तान में इंट्रूड करता है तो उसे चाइना का एग्रेशन भी झेलना पड़ सकता है। और चाइना, पाकिस्तान, इंडिया तीनों न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं, और अगर पॉसिबल वॉर होती है जिसमें न्यूक्लियर रिटेलिएशन हो जाता है तो इसका खामियाजा ना केवल इंडिया को बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है और पूरी दुनिया की पीस बर्बाद हो सकती है। और इसी के साथ इंडिया अगर मिलिट्री द्वारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को कैप्चर करने जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होगा, और साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की बहुत बदनामी भी होगी। तो ये वॉर इंडिया के और क्षेत्रों के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे भी बहुत बड़ा असर पहुंचाएगी, और साथ ही साथ हजारों सैनिक भी मारे जाएंगे। और यह पूरी प्रक्रिया अशोक के कलिंग पे अटैक की तरह हो जाएगी, जिसमें इंडिया पाएगा कम और खोएगा ज्यादा। पर क्या चांसेस हैं जिनके द्वारा भारत पीओके को ले सकता है? तो भारत को कुछ मजबूत स्टेप्स उठाने की जरूरत है, जैसे कि भारत को एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाइल सेटअप करने पड़ेंगे, जिसमें जो पीओके रेफ्यूजी हैं उनको पार्टिसिपेंट बनाना पड़ेगा और उनको एडमिनिस्ट्रेशन में भी जगह देनी पड़ेगी। और ऐसे लोग जो पीओके में रहकर पीओके के दबे हुए लोगों की आवाज उठाते हैं उनको भी इस सेटअप में जोड़ना पड़ेगा, और इसके द्वारा इंडिया पीओके में रहने वाली पॉपुलेशन का सपोर्ट गेन कर सकता है, जो कि इंडिया को एक इंटरनेशनल मजबूत स्टैंड लेने में बहुत मददगार होगा। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली की 24 सीटें खाली पड़ी हुई हैं, और उन वेकेंट सीटों को भी इंडिया भर सकता है, जिसके द्वारा जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट्स होंगे वह भी उन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करेंगे जो कि पीओके में हैं, और वह भी उनकी एक दबी हुई आवाज बन के बाहर निकलेंगे। आज गिलगिट बाल्टिस्तान में लोग दबे हुए और निगलेक्टेड फील करते हैं। साथ ही साथ जब से चाइनीज प्रेजेंस वहां पे बढ़ा है उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है, और उन्हें हमेशा यह डर लगा रहता है कि जिस प्रकार पाकिस्तान ने पहले अपनी टेरिटरी चाइना को सौंप दी थी, उसी प्रकार फ्यूचर में भी उनकी जमीनों को चाइना को सौंपा जा सकता है। भारत वहां के लोकल लोग, वहां के प्रो इंडिया एक्टिविस्ट और ऐसे लोगों को इनविटेशन दे सकता है जो ग्लोबल लेवल पर भारत के स्टैंड को मजबूत करते हो। इसी के साथ साथ भारत चाइना के साथ में ओपन डायलॉग भी कर सकता है, क्योंकि चाइना भी अपने सीपैक के इन्वेस्टमेंट को बचाना चाहेगा, और सीपैक के इन्वेस्टमेंट को एड्रेस करते हुए भारत चाइना के साथ ओपन डायलॉग करते हुए इस पूरे एरिया में इंसर्जेंसी को सप्रेस करने के लिए साथ आ सकते हैं। हालांकि जो एंटी इंडिया इंसर्जेंसी है पीओके में, उसको पाकिस्तान सपोर्ट करता है। एक तरीका है कि अफगानिस्तान में जिस तरीके से यूएसए ने विड्रॉल किया है, हम जानते हैं वहां तालिबान आ गया है, और तालिबान गवर्नमेंट में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर भारत तालिबान को सपोर्ट करे और अफगानिस्तान में एक प्रो इंडियन गवर्नमेंट बना ले तो इंडिया के लिए यह बहुत फायदेमंद हो सकता है, और अफगानिस्तान को इंडियन मिलिट्री सपोर्ट देकर हम लोग अपने आने वाले पीओके के मिशन के लिए तैयार कर सकते हैं। और हाल के समय में यूएसए का इंटरेस्ट भी साउथ चाइना सी में और इंडो पैसिफिक में बना हुआ है। इंडिया इन फ्रंट्स पर यूएसए की मदद कर सकता है, बदले में यूएसए ग्लोबल सपोर्ट दिलाने में इंडिया की बहुत मदद कर सकता है। पर हाँ,
पीओके को एक्वायर करने में भारत का मिलिट्री कोस्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा और इस पूरी चीज का इकोनॉमिकल बर्डन भारत के अन्य डेवलपिंग क्षेत्र पर आ सकता है और साथ ही साथ कई देश जिनके साथ में हमारे बायलैटरल अच्छे संबंध हैं उनके साथ भी खटास आ सकती है। भारत के हाल ही में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटाने के बाद में जम्मू कश्मीर में काफी इंस्टेबिलिटी भी है। तो सबसे पहले भारत का मोटो जम्मू कश्मीर में स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट लाने का होना चाहिए, क्योंकि पीओके को वापस लेने की इस लड़ाई में जम्मू कश्मीर के लोग और जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट हमें फ्यूचर में बहुत मदद करेगा। और साथ ही साथ जब पीओके हमारे पास आ जाएगा तो उस क्षेत्र में पीस स्थापित करने में भी यह हमारे लिए बहुत मददगार होगा। बट इसके लिए हमें जम्मू कश्मीर की लोकल रीजनल पार्टी और जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनको 370 और 35A प्रवोक करते समय निगलेक्ट कर दिया था, उनको साथ लाना जरूरी है। पीओके जम्मू कश्मीर को 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना से जोड़ता है। साथ ही साथ पाकिस्तान जिस टेररिज्म को सपोर्ट करता है पीओके में, वह भी हमारे सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बना रहता है। और यह टेरर कैंप जहां पे आतंकवादियों को तैयार किया जाता है, यह पीओके से लेके ईस्टर्न पाकिस्तान के पख्तूनवा प्रांत तक फैले हुए हैं। पीओके भारत के पास में आने से हमारी स्ट्रेटेजिकल पावर बहुत बढ़ेगी और हम सिक्योरिटी रैपिडली बढ़ाकर पाकिस्तान पर स्ट्रेटेजिक एज ले सकते हैं। साथ ही साथ साउथ एशिया में भारत का सबसे बड़ा रीजनल कॉम्पिटिटर चाइना बनता जा रहा है और जिस चाइना के लिए गिलगिट बाल्टिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीपैक जो कि शिनजियांग से होते हुए काशगर जाता है, वह इसी पीओके के बीच में से होकर गुजरता है और यही सीपैक चाइना के मलक्का प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। अगर मलक्का डायलेमा की बात करें तो पूर्व चाइनीज प्रेसिडेंट हु जिनताओ ने भी इसे चाइना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताया था। मलक्का डायलेमा की बात करें तो चाइना की एक्सपोर्ट डिपेंडेंस इकोनॉमी पूरी की पूरी तरीके से मलक्का स्टेट से होने वाले व्यापार पे डिपेंड करती है, जिस रूट से चाइना ऑयल, गैस इन चीजों को इंपोर्ट भी करता है। बट इसके पास ही इंडिया का अंडमान और निकोबार आइलैंड भी है और इंडिया वॉर जैसी सिचुएशंस में मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक करके चाइनीज इकोनॉमी को पैरालाइज भी कर सकता है। और यही वजह है कि चाइना दूसरा रास्ता ढूंढ रहा है सीपैक के थ्रू, और सीपैक चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव का आर्म भी है। अगर चाइना इंडियन टेरिटरी पीओके से होते हुए सीपैक बना लेता है तो चाइना की ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत होगी और अपनी ताकत को वह इसके द्वारा दुनिया के सामने प्रोजेक्ट भी कर पाएगा। और साथ ही साथ यह भारत के लिए एक रेप्यूटेशनल चैलेंज भी बन जाता है, क्योंकि यह सीधे तरीके से भारत की सोवरेनिटी पर अटैक है। बट अगर पीओके भारत को मिल जाता है तो यह चाइना के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा और साथ ही साथ भारत की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री भी होगी। पीओके के भारत पे आने के बाद वखान कॉरिडोर से होते हुए भारत के लिए पीओके सेंट्रल एशिया का गेटवे भी बन सकता है। सेंट्रल एशिया भारत के लिए रीजन और रिसोर्सेस दोनों रूप से ही एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मार्केट है और भारत के द्वारा सालों से किए गए एम्बिशियस प्रोजेक्ट का गढ़ भी। हाल में पाकिस्तान का पीओके पे कंट्रोल भारत के सेंट्रल एशिया के एक्सेस को ब्लॉक कर देता है। साथ ही साथ एनर्जी नीड्स के लिए तापी पाइपलाइन, जो कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान होती हुई पाकिस्तान के रास्ते इंडिया आती है, यह कभी बन ही नहीं पाई। और अगर पीओके हमारे पास में आ जाता है तो हम डायरेक्टली सेंट्रल एशिया के रास्ते इस पाइपलाइन को पूरा कर पाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं, अफगानिस्तान हमेशा से हर किसी के लिए बफर जोन रहा है। इंटरनेशनल पावर्स जैसे कि ब्रिटिशर्स ने नेपोलियन के थ्रेट से ब्रिटिश इंडिया को बचाने के लिए, फिर यूएसएसआर ने अमेरिका से खुद को बचाने के लिए, और बाद में अमेरिका ने खुद की हेजेमनी को स्थापित करने के लिए अफगानिस्तान को कंट्रोल में करने की कोशिश बहुत की। और भारत अगर साउथ एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है तो यह अफगानिस्तान को बिना साथ लिए करना मुश्किल होगा। आज तालिबान का पावर में आना भी मेजर सिक्योरिटी थ्रेट बन गया है, क्योंकि तालिबान का जो हक्कानी नेटवर्क है वह प्रो पाकिस्तानी और प्रो आईएसआई नेटवर्क है, और तालिबान का पावर में आना पाकिस्तान और आईएसआई के साथ में नेक्सस करके इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है। और पीओके पे कंट्रोल भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को और मजबूत बनाएगा। साथ ही साथ पीओके सियाचिन ग्लेशियर और शाशकम वैली के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है।
सियाचिन ग्लेशियर आज अक्साई चीन और पीओके के बीच का एक पॉइंट है, जो कि एक छोटा सा रीजन है। सियाचिन पॉइंट NJ9842 के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। पॉइंट NJ9842 LOC का वह पार्ट है जहां पे LOC खत्म होती है। यह 76 किलोमीटर का ग्लेशियर काराकोरम रेंज का लार्जेस्ट ग्लेशियर भी है। इसके साउथ वेस्ट में सेल्टोरो रिज है जहां पे इंडियन आर्मी तैनात रहती है, और इसके वेस्ट में सेल्टोरो वैली है जहां पे पाकिस्तानी फोर्सेस तैनात रहती हैं। सेल्टोरो रिज कंपैरेटिवली हायर पीक पे है, इसी वजह से भारत को टैक्टिकल एडवांटेज मिलता है और जिसके द्वारा भारत मेन रूट्स पे नजर भी रख सकता है जो कि लेह लद्दाख जाते हैं। इसी के साथ साथ सियाचिन काराकोरम पास के करीब भी है जहां से सीपैक गुजरता है। साथ ही साथ इसके नॉर्थ में जो शाशकम वैली है उसको 1963 में इलीगली चाइना को गिफ्ट किया गया था। एक्सपर्ट मानते हैं कि सियाचिन ही है जिसने इतने सालों से बैरियर बनके कश्मीर प्रॉब्लम्स में चाइना पाकिस्तान के नेक्सस को रोका है। इसी वजह से 1984 के ऑपरेशन मेघदूत के बाद भारत सरकार ने यहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, बट पीओके भारत में आ जाने के बाद यह पैसा हमें खर्च करना नहीं पड़ेगा। इसी के साथ साथ कश्मीर के इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस भी बहुत सारे हैं। पीओके में बहुत सारे वाटर रिसोर्सेस हैं जो कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, इंडस्ट्री और डेली नीड की लाइफलाइन होते हैं। और आज अगर बात की जाए तो पीओके के वाटर रिसोर्सेस पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी हैं। इसका अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं कि सरदार सिकंदर हयात, जो कि पीओके के एक पॉलिटिकल लीडर हैं, उन्होंने कहा था कि पीओके के बिना पाकिस्तान का रेगिस्तान बन जाना तय है, क्योंकि इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज यह सब मिलके पाकिस्तान के मेन ड्रेनेज सिस्टम को बनाती हैं और इनमें से दो बड़ी रिवर इंडस और झेलम पीओके से होती हुई बहती हैं। हालांकि 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी में हमने और पाकिस्तान ने मिलकर यह तय किया था कि इन नदियों का पानी ब्लॉक नहीं किया जाएगा और दोनों देशों को उनके पानी का हिस्सा बराबर मिलता रहेगा। पर पीओके के हमारे पास में आने से पूरे पाकिस्तान का रिवर ड्रेनेज सिस्टम इंडिया के हाथ में आ जाता है और भारत जब चाहे इसे ब्लॉक करके वेपनाइज भी कर सकता है। वाटर रिसोर्सेज के अलावा भी हम इसे हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी में भी हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाने की परमिशन भारत को दी गई थी और पीओके में हाइड्रो पावर जनरेशन कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा है। इसी के साथ साथ एक्सपर्ट्स ने बताया है कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऑयल और गैस रिसोर्सेज रिजर्व भी हैं, बट इन कॉन्फ्लिक्ट के चलते हम लोग इनको अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, जो कि पीओके के भारत के कंट्रोल में आने के बाद अच्छे से एक्सप्लोर किए जा सकते हैं और इन रिसोर्सेज का फायदा ना केवल कश्मीर बल्कि पूरे भारत को मिल सकता है। इसी के साथ साथ यहाँ के जो मेजर टूरिज्म प्लेसेस भी हैं वह भी भारत के पास में आ जाएंगे और भारत उनका भी अपने इकोनॉमिकल फायदों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और दुनिया के 3 सबसे बड़े ग्लेशियर ब्याफो, बाल्टोरो और बटूरा, यह तीनों भी भारत के पास में आ जाएंगे और कई सारी लेक्स जो इस पूरे एरिया को बहुत खूबसूरत बनाती हैं वह भी भारत के अंतर्गत आ जाएंगी। अंत में कहें तो अगर पीओके भारत के पास आ जाता है तो ना केवल सोवर्निटी इशू सॉल्व होते हैं, इसके साथ ही साथ सोशियो इकोनॉमिकल इशूज और जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं वह भी सॉल्व हो जाते हैं और इन सब चीजों का फायदा ना केवल जम्मू कश्मीर को बल्कि पूरे देश को और साथ ही साथ पूरे साउथ एशिया रीजन को भी मिल सकता है। बट यह सब करने के लिए राष्ट्रहित पर राजनीतिक प्रधानता कितना जोर देती है, यह तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।